नमस्ते दोस्तों। और आज से हम अ, एक पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं। आध्यात्मिक सिद्धांत का जो एपिसोड है उसमें मेरा जो टॉपिक रहेगा वो है कॉज़ल बॉडी एंड द ईगो। तो दोस्तों, हम सब बहुत पहले से ही मेडिटेशन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, साजन संगत कर रहे हैं और बहुत सारे पिरामिड मेडिटेशन चैनल के माध्यम से, डिजिटल ध्यान यज्ञ के माध्यम से बहुत सारे स्पिरिचुअल जो सब्जेक्ट हैं, हम उसको पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। मैं ये किताब शुरू करने से पहले मैं आपको अपने ही बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं इस किताब को मैंने आज से 4 साल पहले पढ़ा और पढ़ने के बाद में इसके कैसे नज़दीक आई और कैसे मुझे इनके जो ऑथर हैं, आर्थर ई पोल के साथ मेरा क्या कनेक्शन बना जिसकी वजह से मैं इतना इस डीप सब्जेक्ट में चली गई। दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले जब मैं अपना एमडी कर रही थी, तो मेरा कुछ जो अनुभव है, कुछ एनिमल्स के साथ और कुछ प्लांट्स के साथ मेरा अनुभव हुआ। उस अनुभव के दौरान जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे कुछ मैसेजेस मिलने लगे कि मुझे एनिमल्स के और प्लांट्स की किंगडम के बारे में मुझे जानकारी लेनी है। कि उसका जो ओरिजिनल वे ऑफ फॉर्मेशन है, उसका लाइफ कैसे फॉर्म होता है और फिर वो आगे कैसे बढ़ता है, उसके बढ़ने के बाद वो कैसे-कैसे उसकी जो जर्नी है वो आगे चल के और उसके बाद फिर वो हम एक इंडिविजुअल सोल बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा रुडोल्फ स्टीनर के बारे में, जिसमें उन्होंने ग्रुप सोल्स के बारे में बताया कि ग्रुप सोल्स होती हैं, मिनरल किंगडम में भी ग्रुप सोल्स होती हैं, प्लांट किंगडम में भी ग्रुप सोल्स होती हैं और एनिमल किंगडम में भी ग्रुप सोल्स होती हैं और उसके बाद फिर ह्यूमन इवोल्यूशन जब शुरू होता है, तो इंडिविजुअल सोल्स बनती हैं। अब ये टॉपिक इतना गहरा था कि हम कुछ बुक्स हैं जो हमारी स्पिरिचुअलिटी की, जिसमें कि हम स्टोरी के माध्यम से अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को सीखते हैं। लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जैसे कि सेथ स्पीक्स, मैंने आज से 6-7 इयर्स बैक पढ़ी, जिन रॉबर्ट्स की लिखी हुई। तो वो सब्जेक्ट भी लिटिल बिट टफ है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना। सेम इसी तरीके से ये जो कॉज़ल बॉडी एंड द ईगो जो बुक है, इसको भी लिटिल बिट थोड़ा-सा डिफिकल्ट है कि हम कॉज़ल बॉडी तक कैसे आते हैं और ईगो का क्या रोल है, उसके साथ वो कैसे अपना संबंध बनाती है और जिसकी वजह से हमारे इतनी सारी री-इन्कार्नेशंस में हम चले जाते हैं। हम एक इन्कार्नेशन से दूसरी इन्कार्नेशन, फिर तीसरी इन्कार्नेशन, कितनी-कितनी इन्कार्नेशंस में ईगो हमारा पर्सनैलिटी अ, हम उस पर्सनैलिटी में आ जाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की आगे चलते रहते हैं। तो जब आज से 3-4 साल पहले जब मैं एमडी कर रही थी और मेरा जो संबंध बनना शुरू हुआ एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, तो मेरे सामने ये बुक भी आ गई कि कॉज़ल बॉडी एंड द ईगो। लेकिन कॉज़ल बॉडी एंड द ईगो से पहले इन्होंने 3 जो बुक हैं, वो भी इन्होंने बहुत ही विस्तार से लिखी है, उसको मैंने बाद में पढ़ा। तो सबसे पहले जो इनका बुक है वो है इथरिक डबल, फिर है उसके बाद एस्ट्रल बॉडी और उसके बाद है मेंटल बॉडी। ये तीनों बुक्स में इतना विस्तार से एस्ट्रल बॉडी के बारे में, इथरिक डबल के बारे में और मेंटल बॉडी के बारे में बताया है कि हमें आराम से ये समझ आ जाता है कि हमारी कॉज़ल बॉडी की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जब मैं पढ़ रही थी तो उससे पहले मैं एक यहाँ पर श्लोक बोलना चाहूँगी कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। इसका मतलब ये है कि जो आउटर वर्ल्ड है और जो इनर वर्ल्ड है, वो दोनों पूर्ण हैं। वो अपने आप में कंप्लीट हैं और जब उस आउटर वर्ल्ड से एक इनर वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन होता है, बनता है, कुछ भी जो बनता है, निर्माण होता है, सृजन करती है प्रकृति, तो वो भी पूर्ण होता है। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है और उसके बाद वो फिर से, जैसे एक पत्ता है, वो जब सूख के नीचे गिर जाता है, तो वो फिर से उस ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है।
तो भी पूर्ण है और उससे पहले भी पूर्ण है। और जब वो उसके अंदर विलीन हो गया तो जो बच गया वो भी पूर्ण है। ये जो श्लोक है, ये मैं आज से लगभग 20 साल पहले जब आयुर्वेदा पढ़ती थी, तभी भी मैं पढ़ती थी, लेकिन उस वक़्त मुझे ये बात समझ नहीं आई थी कि कैसे एक इनविजिबल जो यूनिवर्स है, उससे एक विजिबल यूनिवर्स का निर्माण होता है। और जो विजिबल यूनिवर्स है, उस विजिबल यूनिवर्स के क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। तो इस बुक में जो ऑर्थर पौल हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं कि ईथरिक डबल और उसके बाद फिर एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, हमारा एलिमेंटल किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये कैसे-कैसे निर्मित होता है, आगे बढ़ता है और फिर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के रूप में वो रूप ले लेता है। ये सारा जब विस्तार से मैं इसको पढ़ने लगी, तो उसके साथ-साथ जो मेरा जीवन था, वो प्रैक्टिकली मेरा एनिमल किंगडम के साथ भी मेरा एक अलग से संबंध स्थापित हो रहा था। तो हमें अ, कुछ साल पहले जब मैं इसको पढ़ रही थी, तो गाय के साथ मेरा बहुत एक अच्छा गौशाला में मैं जाती थी और वहाँ पे हमने पिरामिड का भी निर्माण करवाया। जींद डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहाँ पर हमने कुछ पिरामिड्स बनवाए जहाँ पर गौशाला है। और उस गौशाला में पिरामिड्स के साथ-साथ मेरा एनिमल्स के साथ जो संबंध स्थापित हुआ और उसके साथ-साथ उसके पैरेलली मैं ये किताब भी पढ़ रही थी। इन दोनों का जो प्रैक्टिकल और उसके साथ एक एक्सपीरियंस और उसके साथ स्वाध्याय और उसके साथ मेडिटेशन, ये सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बन गया था। और मुझे धीरे-धीरे ये बात समझ आने लगी और मेरे लिए आर्थर ई पॉल एक मेरे फेवरेट ऑथर बन गए कि वाह! उन्होंने ये जो किताब है वो 1928 में लिखी एंड उस वक़्त ही वाज़ अ वेजिटेरियन और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, रिकमेंड किया कि नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए और हमें वेजिटेरियन को कैसे अपनाना चाहिए। तो उनकी जो फर्स्ट बुक आई वो फूड एंड हेल्थ थी। तो फूड एंड हेल्थ में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि व्हाई टू बी वेजिटेरियन। इसको लेके मैं उस वक़्त जब एमडी कर रही थी, तो जो मेरा एमडी का सब्जेक्ट था वो हर्ब्स था। तो मेरा एक रिलेशनशिप मेरा प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, ऑर्थरी पोल के साथ, कॉज़ल बॉडी के साथ और मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के साथ एक बहुत गहन रिश्ता बन गया था आपस में कि जैसे ही मैं गौशाला जाती तो मैं जो मॉर्निंग में पढ़ती उसको मैं सीधा डायरेक्टली प्रैक्टिकली इंटरप्रेट करती थी। तो जब मैं गाय गौशाला में जाती तो वहाँ पर बहुत सारी गायें जब बीमार थी, तो उनकी सेवा जब करने को मिलती मुझे, तो उसमें से एक गाय जब अ, वो अपना शरीर छोड़ रही थी, तो उस वक़्त जो सराउंडिंग में जो गायें थी, उनकी भी बॉडी शेक करने लगी। ये इस एक्सपीरियंस ने मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि जिससे मुझे ये समझ आया कि यस जो एनिमल किंगडम है उसकी ग्रुप सोल्स होती हैं। ग्रुप सोल्स का मतलब है कि अ, ये जो एनिमल्स होते हैं इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है ऊपर के प्लेन से एस्ट्रल वर्ल्ड से। वो एक दूसरे को मैसेज देते हैं। अगर हम एक एनिमल को काटते हैं, तो उसके साथ जो सराउंडिंग में एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर भी एक वो फ़ियर आ जाता है। और जैसे ही इनकी डेथ होती है, तो वो एक बाउल के अंदर जाके सारी सोल्स मिल जाती हैं। ये उसमें डिटेल में बताया गया है। आने वाले सीरीज़ में मैं इसको डिटेल में बताऊँगी। मुझे ये लगने लगा कि यस जो ग्रुप सोल्स हैं, देखो उनका कितना बड़ा रिलेशन है हमारे इस एनवायरनमेंट के साथ, हमारे साथ और हम इसको बहुत आसानी से सहज ले लेते हैं जब नॉन-वेज की बात करते हैं और कहीं नॉन-वेज देखने को मिलता है, तो उससे डायरेक्ट एक संबंध स्थापित होता है कि अगर हम एक एनिमल को काटते हैं, तो उसके सराउंडिंग में कितनी सारी जो एनिमल सोल्स हैं, उनको परेशानी होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होने लगा
15 दिन के लगभग जब मैं उन बीमार एनिमल्स को देखने के लिए जाती, वहाँ सेवा करती, तो वहाँ बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो भी जाते, तो मैं जब वहाँ सेवा करती तो मुझे वहाँ देखने को मिलता है कि कोई भी अगर गाय शरीर छोड़ती है, तो उसके साथ-साथ जो सराउंडिंग के जो जितने भी एनिमल्स जो काऊ हैं, जो बुल हैं, वो भी आपस में शेक करते हैं, वो उदास हो जाते हैं, उनकी आँखों से पानी निकलने लग जाता है। मैंने लिटरली इस चीज़ को देखा। और सेम यही पार्ट जब मैंने इनकी बुक पढ़ी ऑर्थर ई पोल में जो मिनरल किंगडम से रिलेटेड है और जो एनिमल किंगडम से रिलेटेड है, तो उसमें भी यही लिखा था कि जैसे सारी जो चींटियां हैं मिनरल किंगडम में और जो स्पैरोज हैं, जो पक्षी हैं, वो सब इकट्ठा रहते हैं और वो कैसे एक जगह से एक झुंड से दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज वहां पे उनको वो वाइब्रेशंस अच्छी नहीं मिलती। जैसे कि अगर हम एक मधुमक्खी को कुछ छेड़ते हैं, मारते हैं, तो एकदम से क्या होता है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ हमारे ऊपर अटैक कर देती हैं। अगर हम एक बंदर को मारते हैं, तो वो भी बहुत सारे बंदर हमारे के ऊपर अटैक कर देते हैं। उससे मुझे प्रैक्टिकली ये पता लगना शुरू हुआ कि जो ग्रुप सोल्स होती हैं, उनमें कितना पावर होता है और वो कैसे एक डायरेक्टली मैसेज देते हैं ऊपर ऊपर प्लेन्स में जहाँ पे उनके मास्टर्स होते हैं और वो कैसे हमारे ऊपर अटैक करते हैं और जो जो हमारी एनिमल सोल्स हैं, उनको हमें कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो कि हमारा पीएसएसएम का भी सिद्धांत है कि बिकम ए वेजिटेरियन, कि वेजिटेरियन बनना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि अगर हम ग्रुप सोल्स को एक एनिमल को काटते हैं तो उसके साथ कितनी सारी सराउंडिंग में उनको कितना तकलीफ होता है। तो इसी में एक एग्जाम्पल है बीच में जो एनिमल किंगडम में कि जैसे सपोज कि हाँ, एक दीवार है, उसके आगे से अगर हम एक हाथ निकाल दें उस दीवार के ऊपर से, तो जैसे हमारी 5 फिंगर्स ये दिख रही हैं, तो सेम ऐसे अलग-अलग तरह की सोल्स जो है एनिमल सोल्स होती हैं। तो अगर मैं मेरा हाथ यहाँ से या मेरा एक अंगूठा यहाँ से कट रहा है, तो उसके साथ मेरे सराउंडिंग की जो 4 फिंगर्स है उसमें भी वो पेन जाता है। तो उन्होंने ये इतने अच्छे तरीके से ऑर्थर पोल ने समझाया कि ग्रुप सोल्स का कितना इम्पोर्टेंस है इस हमारे एनवायरनमेंट में। हम उन ग्रुप सोल्स को हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए जिससे कि हमारा क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक इंडिविजुअल सोल है, उसके पास कॉजल बॉडी है, ईगो ईगो सेल्फ है और उनके कॉम्बिनेशन से हम जहां से आए हैं ट्रांसफर होके, तो इट इज अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। हम उनको जब तक नहीं संभालेंगे क्योंकि वो खुद नहीं संभल सकते। तो हम जब ये कॉजल बॉडी एंड ईगो, अब हम बात करते हैं कि ये ऑर्थर ई पोल ने जब लिखी तो 1928 में, उससे पहले मैं 3 राइटर्स का नाम यहाँ पर लेना चाहूंगी और वो जो 3 राइटर हैं उनमें सबसे पहले हेलेना बेलेवेट्स्की और सी डब्ल्यू लीड पीटर और एनी बेसेंट। उनको मैं तहे दिल से नमन करती हूँ क्योंकि उन्हीं के जो 40 वॉल्यूम्स हैं जो कंपाइलेशन किया, उसी को ऑर्थर ई पोल ने बहुत ही एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से उसको चैप्टर वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करके इस बुक को लिखा, कॉजल बॉडी विद द ईगो। सेम इसी तरीके से जब हम प्लांट इवोल्यूशन में जाते हैं और प्लांट किंगडम में जाते हैं, तो अगर एक प्लांट को हम मार देते हैं, काट देते हैं, तो उसके साथ उसके सराउंडिंग के जितने भी प्लांट्स हैं, अगर हम उनको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सूख जाते हैं। उनका अपने पास जो एक पोटेंशियलिटी ऑफ द प्लांट है, वो फिर नहीं देते हैं। इसीलिए जब हम वेजिटेबल्स भी यूज करते हैं, तो वेजिटेबल्स को यूज करते हैं तो उस वक्त भी हमें बहुत ध्यान से उसको एक रिस्पेक्ट के तरीके से ही हमें अपनी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, हर्ब्स को, फूड को बहुत तहे दिल से उसका थैंकफुल होना चाहिए कि वो हमारे लिए खाना दे रहे हैं। तो इस पूरा ये 3-4 साल का जो मेरा मेडिटेशन का और स्वाध्याय का जो पीरियड था, उसमें ये बुक मैंने पढ़ी थी। मुझे एक मौका मिला। तो इसमें फ्रेंड्स 24 चैप्टर हैं।
जो 24 चैप्टर हैं उसके शुरू के 2 या 3 चैप्टर आज कोशिश करेंगे हम खत्म करें। तो ये जो पब्लिकेशन है ये एक थियोसॉफिकल सोसाइटी का पब्लिकेशन है जिसमें जो थियोसॉफिकल स्टूडेंट्स हैं उनको बताया गया है इस रिसर्च के बारे में कि कैसे-कैसे जो किंगडम्स है वो आगे बढ़ते हैं और कैसे-कैसे आगे जाके वो एक इंडिविजुअल सोल और ईगो के रूप में अपना एक पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। तो दोस्तों ये जो बुक है शायद हिंदी में अवेलेबल ना हो और ये एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। स्टोरी बुक की तरह नहीं है, तो कभी-कभी बीच में अगर कुछ बोरियत होती है, तो हम इसको फिर जैसे ही ऐसे लगने लगे तो हम आँख बंद करके हमें विज़ुअलाइज़ करना है, हमें देखना है कि हमारी कैसे-कैसे हमारी बॉडीज़ हमारी फ़ॉर्मुलेट हुई, हमारे लोअर 3 व्हीकल्स कैसे फ़ॉर्मुलेट हुए और कैसे-कैसे एक जैसे औज़ार है जिसकी हमें घर में ज़रूरत नहीं होती, हम उस औज़ार को साइड में रख देते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरह हम अपनी नीचे की जो बॉडीज़ हैं, उससे उसको हम सिर्फ़ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम छोड़ते चले जाते हैं। जैसे कि आत्मा से परमात्मा बन जाती है। जैसे कि कॉज़ल बॉडी के बाद सुप्रा कॉज़ल बॉडी एंड द कॉस्मिक कॉस्मिक बॉडी, उसके बाद निर्वाणिक बॉडी। तो फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि हमें कॉज़ल बॉडी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो भी छूट जाता है जब वी बैलेंस अवर लॉ ऑफ कर्मा। और यही टाइम हम सबका चल रहा है कि हाउ टू बैलेंस अवर लॉ ऑफ कर्मा और कैसे हम कॉज़ल बॉडी का और ईगो का रिलेशन समझें और उसके बाद हम सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग और द कॉस्मिक सेल्फ बन जाएँ और कैसे निर्वाण की स्थिति में जाके लिबरेशन हो जाए और उसके बाद फिर से हम हमारी आगे की जर्नी क्या रहेगी और हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा-सा ये डीप सब्जेक्ट है जिसको हमें वन बाय वन ही समझना होगा। हम इसको 1 या 2 एपिसोड में पूरा नहीं कर सकते। तो मैं कुछ चैप्टर्स के नाम यहाँ पर बोलूँगी। तो जो पहला चैप्टर है, वो है इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्क्रिप्शन, फील्ड ऑफ इवोल्यूशन, द कमिंग फोर्थ ऑफ मोनाड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द 5 प्लेन्स एंड द किंगडम ऑफ लाइफ। ये 5 चैप्टर हैं, जिसको हम शुरू में थोड़ा-सा लिटिल बिट मोनाड्स समझने के लिए मोनाड्स का मतलब है कि जो जीवात्मा है और अगर हम सांख्य में जाएँ तो इसको पुरुष बोलते हैं और इन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसने इनको मोनाड्स बोल दिया है कि द स्पार्क ऑफ लाइट कि कैसे ये जब सोलर सिस्टम भी नहीं था उससे पहले मोनाड्स कहाँ से आए, कैसे स्पार्क ऑफ लाइट आया और उसके बाद फिर कैसे-कैसे उन्होंने शीथ लिया और एक इनविजिबल यूनिवर्स से और उसके बाद वो विजिबल यूनिवर्स में कन्वर्ट होता है। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस है ये। कि हमेशा जो हमारा यूनिवर्स है वो बढ़ता रहता है, धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। हम बोलते हैं कि प्रकृति और पुरुष, क्रिएटर और क्रिएशन। तो जो क्रिएटर है, वो क्रिएट करता रहता है और वो क्रिएशन जो है वो धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। मिनरल किंगडम का अपना रोल है, एलिमेंटल किंगडम का अपना रोल है, प्लांट किंगडम का अपना रोल है, उसमें कितने सारे स्पीशीज़ होती हैं, कितनी सारी उसकी टाइप्स होती हैं, तो वो ऑटोमैटिकली अपने आप बढ़ता रहता है। सेम इसी तरीके से एनिमल किंगडम और उसके बाद फिर ह्यूमन किंगडम एंड उसके बाद अदर हायर प्लेन्स किंगडम्स होते हैं। तो हम वन बाय वन इसके ऊपर चलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो मैंने आपको बता दिया है कि हमारी 4 बॉडीज़ के साथ इसका संबंध कैसे रहेगा और इसमें कुछ जो वेदों की बातें हैं, वेद से संबंधित भी कुछ उन्होंने अपना विज़डम शेयर किया हुआ है कि कैसे ये जो रहस्यमय ज्ञान है, ये कैसे हमारे पास हमें जानना चाहिए और इस जानने के बाद कैसे हम अपनी सोल या फील्ड ऑफ इवोल्यूशन को हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं और इसमें कुछ डायग्राम्स आते रहेंगे नॉर्मली और वो जो डायग्राम्स हैं वो जो ओरिजिनली जो CW लीड बीटर ने जो एक रिसर्च वर्क के दौरान और एनी बीटर ने एक रिसर्च वर्क के दौरान जो बनाए हैं उन्हीं डायग्राम्स को हम यहाँ पर जब भी
मौका आएगा तो हम उसको दिखाएँगे और उसके माध्यम से जो हमारे सीकर्स हैं, आप सब हैं, इसको जान पाएँगे कि कैसे इस सृष्टि की शुरुआत हुई, इस विज़िबल सृष्टि की शुरुआत हुई और विज़िबल के बाद कैसे हम उस कॉज़ल बॉडी तक पहुँचे। और कॉज़ल बॉडी में भी स्पेसिफिकली इंडिविजुअलाइज़ेशन का पर्पस क्या है, उसका मैकेनिज़्म क्या है और उसके मेथड्स क्या हैं, उसकी डिग्रीज़ क्या होती हैं, फंक्शंस ऑफ द कॉज़ल बॉडी क्या होता है और उसके साथ उसका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कॉज़ल बॉडी क्या होता है, वो कैसे बनती है, फर्स्ट टाइम कॉज़ल बॉडी कैसे बनी और हमने हमारी ईगो के साथ वो कैसे मिली। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जब एक एनिमल किंगडम के बाद एक इंडिविजुअल सोल जब बनती है और वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। और अगर हम मेडिटेशन से अवेयर हैं कि यस हमें मुझे महाभारत में कहानी याद आ रही है थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय में कि जो पांडवास थे वो दे वर द जस्ट इन्फेंट सोल्स, दे वर वेरी वेरी इनोसेंट सोल्स, the beginning of the soul, the beginning of the causal body, that's why they were innocent in that book it is written. So जब भी हमारी कॉजल बॉडी आती है और उसके बाद हम उसको किस तरीके से अपनी ईगो के साथ मिला के उस बिहेव करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, उसी की पूरी कहानी इस बुक में लिखी हुई है और स्टेप बाय स्टेप ही हम इसको चलेंगे ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ जाएं। और फिर एक इसके बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आती है कि जब हमारी डेथ होती है और नेक्स्ट लाइफ होती है, उसके बीच में ये कॉजल बॉडी क्या करती है, इस कॉजल बॉडी का क्या काम है, वो कैसे-कैसे वहाँ पे रहती है और उसका वो कैसे अपने आप को ग्रो करती भी है, नहीं करती है अगर उसको फिजिकल बॉडी नहीं मिलती है। तो इन सब चीज़ों की चर्चाएँ हम आने वाले सीरीज़ में करेंगे। एक इन्होंने बहुत ही अच्छी एक एक चैप्टर लिया है तृष्णा, द कॉज़ ऑफ रीइन्कार्नेशन। जब हम बुद्ध की टीचिंग्स पढ़ते हैं तो उसमें भी बताया है कि सभी दुखों का जो कारण है, वो तृष्णा है। लेकिन इन्होंने बता दिया कि द विल, विज़डम और एक्टिविटी। आपकी एक इच्छा जागृत होती है, आप उसको पूरी करते हो और उसके पूरी करने के बाद उसको हमें ज्ञान आ गया, ज्ञान के बाद हमें उसको छोड़ देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मटेरियलिज़्म, हमें पता है कि हमारी विल है, ठीक है, कि हम एक मटेरियलिज़्म को चाहते हैं। या किसी भी तरह के टेस्टी फूड को चाहते हैं या बहुत सारे लोग जो ड्रिंक करते हैं, नॉन-वेज खाते हैं, उनको पता है कि दे हैव टेस्टेड, दे हैव एक्सपीरियंस्ड, अब उनको छोड़ देना चाहिए। बट हम उसको छोड़ते नहीं बिकॉज़ द ईगो मेक्स द पर्सनैलिटी विद इन अस और जनरेशन टू जनरेशन वो आगे चलती रहती है और वो आगे चलते-चलते हमारी कॉज़ल बॉडी का निर्माण होता रहता है। तो तृष्णा और तृष्णा ये नहीं है कि हम कोई एक डिजायर या हम एक विल क्रिएट ना करें क्योंकि इस बुक में ये बताया है कि जैसे ही कोई विल होती है, हिज विल, इस बुक में लिखा है और थ्री पॉल लिखते हैं हिज विल के बगैर तो एक स्पार्क भी नहीं हो सकता। ओके, विल इज इम्पोर्टेंट बट विल के बाद एक विजडम और एक एक्टिविटी, एक्टिविटी मीन्स द माइंड इंटरप्रेट करना। तो वो ये सब चीज़ों का जो मिक्सचर है, जब बॉडी बनती है, जब मोनाड से हम एक इंडिविजुअल सोल बनते हैं, तब जाके प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उससे पहले एनिमल या बर्ड किंगडम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खाते हैं, सोते हैं और अपना काम करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी जो जनरेशन्स है वो आगे चलती रहती हैं और आगे-आगे वो जब इन चीज़ों से आगे बढ़ते हैं तो उनका बहुत सारा जो चेंज है, स्पीशीज़ का जो चेंज है वो ऑटोमेटिकली आता रहता है। तो चलिए हम अब चलते हैं जो चैप्टर है हमारा जनरल डिस्क्रिप्शन। तो जनरल डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट जो बताया है इसमें कि पहले मैंने बताया कि 3 इसमें सीरीज़ में आर्थर ई पोल ने इथरिक डबल के बारे में, एस्ट्रल बॉडी के बारे में एंड मेंटल बॉडी के बारे में बताया है कि 3 जो लोअर व्हीकल हैं ये हमारे साथ ही रहते हैं। ये हमारे साथ ही एग्जिस्ट करती इन वन इनकार्नेशन में ये तीनों व्हीकल हमारे साथ रहेंगे। इथरिक डबल जिसको कि हम वाइटल बॉडी भी बोलते हैं और प्राणमय कोश है जो हमारा हम सांस ले रहे हैं और जो हमारी वाइटल बॉडी है
वो ही वाइटल बॉडी से हम वाइटल ऑर्गन्स फिजिकल लेवल तक पहुंचते हैं। और उसके बाद फिर एस्ट्रल बॉडी है जो हमारी इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं ना, ये पंच ज्ञान इंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, जो सूक्ष्म रूप से उसका जो पार्ट है वो एस्ट्रल बॉडी का पार्ट आता है। ये चीज भी इस आने वाले सीरीज में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पार्ट समझेंगे, ताकि हम आगे कॉजल बॉडी को इजीली समझ पाए। फिर आता है मेंटल बॉडी की। हमारा मेंटल बॉडी और द ईगो सेल्फ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी विद द ब्रेन एंड द ईगो सेल के एक माइंड बॉडी बनाते हैं। और माइंड बॉडी बनाने के बाद फिर हमारा जो ईगो है, जो ईगो, अगर हम आयुर्वेदा में जाए तो उसको अहंकार, जो ईगो है दैट इज द मेन पर्सनैलिटी, मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी। तो आयुर्वेदा ये बोलता है कि जैसे पुरुष और प्रकृति आपस में मिलते हैं, क्रिएटर और क्रिएशन, और मिलने के बाद एक इनविजिबल से विजिबल चीज जब आती है, तो जो विजिबल फॉर्मेशन होता है उसमें एक यूनिवर्सल माइंड का नाम दिया है, जो इस बुक में भी यूनिवर्सल माइंड बताया है, जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पोरिंग है, जिसको कि इन्होंने एक्टिविटी के नाम से बताया है। तो जो यूनिवर्सल माइंड इज जो हमारे सराउंडिंग में, इसलिए हम वननेस की बात करते हैं, होलनेस की बात करते हैं, कि अगर मेरा जैसे मेरे माइंड की वाइब्रेशन से मेरे सराउंडिंग में भी उसी तरह की वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जानते हैं कि जैसा मेरा एक ऑरा क्रिएट होगा या जैसी मेरी वाइब्रेशन होगी, वैसा ही मैं मेरे को वापस रिफ्लेक्शन में मिलेगा। तो इन्होंने भी एक यूनिवर्सल माइंड की बात की है, और इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझेंगे। फिर इन्होंने बताया है कि जो हमारी कॉजल बॉडी है उसका ग्रोथ कैसे होता है, और लॉज ऑफ डेथ क्या है, और लॉज ऑफ डेथ के बाद उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर वो नया व्हीकल कैसे लेता है, यानी कि नई इनकारनेशंस में कैसे जाता है। तो इस तरीके से मैन का जो मनुष्य है उसका इवोल्यूशन धीरे धीरे इन लोअर 3 प्लेन्स के साथ कैसे आगे बढ़ता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। फिर आता है कि जब कॉजल बॉडी जब शुरू होती है, तो हमारे भी सोल का एक नया फेज शुरू होता है। और जो ये फेज है, इसमें जो बॉडीज हैं, 3 नीचे की जो बॉडीज हैं, इथरिक डबल है, एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, इसमें इन्होंने इसको बोला है मॉर्टल। मॉर्टल यानी कि मृत्यु इनकी होती है, और ये एक इनकारनेशन में एक ही रहती है। लेकिन जो कॉजल बॉडी है वो हमारी रिलेटिवली इमॉर्टल बताया है। रिलेटिवली इमॉर्टल का मतलब क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आता है जब हम कॉस्मिक बॉडी में चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं निर्वाणिक बॉडी में, जैसे बुद्धा का निर्वाण हुआ, तो उसके बाद हमारी जो कॉजल बॉडी है वो भी नहीं रहती है, उसको भी हम छोड़ देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि रिलेटिवली इमॉर्टल है। तो इस तरीके से हम उस कॉजल बॉडी की के साथ, उस ईगो के साथ मिलके और इन तीनों लोअर व्हीकल्स के साथ मिलके हम एक पूरी इंडिविजुअल बॉडी, एक इंडिविजुअल सोल का निर्माण करते हैं। अब हमें इसको, मैं एक बार फिर से वही वाला एग्जाम्पल चुनती हूँ कि जैसे एक कोई घर में किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी औजार की जरूरत है, किसी बर्तन की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो हम उस औजार को एक तरफ रख देते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। तो सेम इसी तरीके से हमारी बॉडीज भी धीरे धीरे फ्रॉम मिनरल किंगडम टू प्लांट किंगडम टू एनिमल किंगडम एंड टू ह्यूमन किंगडम टू द हायर सोल किंगडम और द हायर प्लेन्स में ऑटोमेटिकली हम उन चीजों को छोड़ते चले जाएंगे। फिर आता है हमारा कि अगर हम इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे से समझना चाहते हैं, तो इसके साथ जो ईगो का जो एक रिलेशनशिप है, इसको भी हमें जानना है कि हम कैसे कैसे रीइंकार्नेशंस में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो कैसे कैसे चेंज होती है, अगर हम चाहें तो। इट इज अवर फ्री विल। ना चाहें तो नहीं भी होती, कॉन्टिन्यूसली हम सेम उसी पर्सनैलिटी के साथ
आते रहते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा में जो कॉन्स्टिट्यूशन बताया है कि आप एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बर्थ लेते हो, उसके बाद फिर उस वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आगे चलता रहता है। सेम इसी तरीके से स्पिरिचुअल साइंस में भी अलग-अलग जो रीइन्कार्नेशंस हैं, उसमें भी कॉज़ल बॉडी और उस ईगो का बहुत गहरा संबंध बताया है। और इसके बाद फिर आता है कि जब एक छोटा-सा स्पार्क, एक इनविजिबल वर्ल्ड है, उससे जब विजिबल वर्ल्ड में आता है, तो जो उसकी शुरुआत होती है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो चेतना कैसे आगे फॉर्मुलेट करती है और कैसे उस फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल या स्थूल जगत का जो निर्माण है, कैसे हुआ है, वो वहीं पर उसी की शुरुआत के बाद ही हम उसको इज़िली समझेंगे। यहाँ तक हम इस बात को ये समझ पाए हैं, अगर हम टोटल इस बात को ये समझें कि ये जो छोटी-सी एक सेल है, जो कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर एक शीथ लग गई, जिसको कि हम मोनाड बोलते हैं कि एक यूनिट, जीवात्मा, चाहे वो सिंगल सेल की यूनिट है, चाहे वो एक इंडिविजुअल सोल की यूनिट है, चाहे वो प्लांट की यूनिट है और चाहे वो एनिमल की यूनिट है। जो ये जो एक यूनिट है और उसके ऊपर जो शीथ है, इन दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है, यानी कि कॉन्शियसनेस का और मैटर का। तो वो जो कॉन्शियसनेस और मैटर है, वो धीरे-धीरे इओन्स, युगों-युगों से, अनेक कालों से, अनंत काल से, उस मिनरल किंगडम से धीरे-धीरे वो सृष्टि आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद फिर वो ह्यूमन किंगडम तक आती है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरा सिर्फ़ कहने का मकसद यहाँ पर यही है कि हम ये समझें कि हमारे सराउंडिंग में जो हमारा मिनरल किंगडम है और जो हमारा अ, प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है, वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर भी वही कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर भी वही रेज़ हैं, उसके अंदर भी वही एक जो पावर है, जो हमारे सराउंडिंग में है और जो हमारे अंदर भी है। वही हमारे एक परमानेंट एटम्स हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी आगे बढ़ती है और हम आगे चलते रहते हैं। तो इस तरीके से जो ईगो है और जो कॉज़ल बॉडी है, वो ईगो कॉज़ल बॉडी के अंदर अपना जब घर बना लेती है और उसके बाद वो एक पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप होती है, तो हमारी साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन शुरू हो जाता है। और हमारा जो रीइंकार्नेशन है, उसमें जो हमारा फर्स्ट इंडिविजुअल बर्थ होता है, जिसमें हम एक कॉज़ल थॉट के साथ आते हैं और कॉज़ल थॉट के साथ जो हमारा अ, ईगो सेल्फ है, उसके साथ हम कैसा बिहेवियर शुरू करते हैं, वहीं से हमारा कॉज़ल थॉट और वहीं से हमारी कॉज़ल बॉडी का निर्माण होता है। ये एक दूसरे के ऊपर लिंक्ड हैं दोनों। ये ईगो एंड द कॉज़ल बॉडी दोनों एक दूसरे के ऊपर लिंक्ड हैं। जैसे कि एक पत्री सर ने जब पत्री सर बताते हैं कि जो बॉडी है और जो माइंड है और सोल है, तो व्हेन वी स्ट्रेचेस द सोल टू द माइंड, टू द फिजिकल बॉडी, तो जो सोल एंड माइंड है, इट इज़ द वन पार्ट, वो अलग नहीं है। ईगो तो सिर्फ काम करवाती है, इट इज़ अ व्हीकल, वो व्हीकल है। उस व्हीकल के थ्रू ही वो जो कॉज़ल बॉडी है वो हमारे से काम करवाती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात समझना कि जो हमारा कारण शरीर है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और जो एस्ट्रल बॉडी है, इथरिक डबल है और जो मेंटल बॉडी है, उसी के जो इम्प्रिंट्स हैं वो हमारी कॉज़ल बॉडी के ऊपर चले जाते हैं और ये बॉडी यहीं रह जाती है, इमॉर्टल है एंड दैट द कॉज़ल बॉडी इज़ द इमॉर्टल रिलेटिवली। तो यहाँ तक अगर हम फ्रेंड्स ये बात समझें कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है, जो जनरल डिस्क्रिप्शन है, उसमें हमने मोनाड्स के बारे में जान लिया, थोड़ा-सा ईगो के बारे में जान लिया, थोड़ा-सा कॉज़ल बॉडी के बारे में जान लिया, उसके रिलेशनशिप के बारे में जान लिया। अब हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे। फादर इन हेवन, यहाँ पर एक जगह इन्होंने चर्चा की है कि जो फादर इन हेवन द मोनाड का ईगो के साथ क्या रिश्ता है, वो क्या होता है
और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा अच्छा सुंदर वर्ड दिया है कि दिस इज़ अ बुक जो है वंडरफुल पैनोरमा है, पैनोरमा ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। एक चित्रमाला जैसे होती है, एक हम एक पूरा सीनरी देखते हैं, एक पिक्चर देखते हैं। उस उस चित्रमाला के माध्यम से हम बताते हैं कि जैसे हम किसी सीनरी को देखते हैं कि पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं, प्लांट्स भी हैं और नीचे छोटे एनिमल्स भी हैं, तितलियाँ भी हैं। तो ये जो एक ब्यूटीफुल जो पैनोरमा ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन है, वो इसमें बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पर ऑर्थर ई पोल ने बताया है कि कितनी खूबसूरत है ये ज़िंदगी, जिसको हम अगर हम कॉज़ल बॉडी के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम मिस कर जाएँगे बहुत सारी चीज़ें। तो मेडिटेशन में हमें इन सब चीज़ों का पता लगता है कि हम कैसे-कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चलिए एक पिक पिक देखते हैं। जो सबसे पहले जो हमारे 7 प्लेन्स हैं, जो फील्ड ऑफ इवोल्यूशन है, वो कैसे होता है? तो दोस्तों एक मैं पिक दिखाना चाहूँगी आपको, जिसमें 7 प्लेन्स हैं, जिसमें बताया है कि आदि और अनुपाद का, उसके बाद फिर सोल है और फिर यस यू प्लीज़ शो द पिक on the screen and that pic is relates with the uh, मटेरियल यूनिवर्स कि वो कैसे आती है और कैसे-कैसे वो अपने लोअर प्लेन से आगे बढ़ते हैं और कैसे-कैसे उसका डिवाइडेशन है। तो हम पहली पिक देखते हैं अ, आदि और अनुपादका के बारे में कि इवोल्यूशन कैसे हुआ और इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर तो हम देखते हैं आदि, अनुपादका, आत्मा, बुद्धि, मनस, काम, स्थूल। तो जो पहले 2 प्लेन्स हैं, आदि और अनुपादका, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइफ, डिवाइन लाइफ। तो हम अगर ये पिक्चर आपको भी स्क्रीन पे मिलेगी और इस स्क्रीन के माध्यम से आप जानेंगे कि हमारे जो जीवन की एक सुंदर डिवाइन इस दिव्य जीवन की शुरुआत कैसे होती है। तो इसमें जो हमारे नीचे के जो पार्ट हैं स्थूल, काम, मनस ये 3 और उसके बाद बुद्धि और आत्मा दीज़ आर द लोअर 5 प्लेन्स जिसमें हमारा रीइन्कार्नेशन, हमारी इवोल्यूशन ये सब चलते रहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द 5 लोअर प्लेन्स ये कैसे-कैसे आगे इस प्लेन्स के अंदर भी सब डिवाइडेशन है। जैसे कि अगर फ्रेंड्स आपको मैं एक बुक पढ़ रही थी द लॉज़ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड खुर्शीद भावनगरी का लिखा है। तो जब वो अपनी कहानी बताती हैं कि जब उन वो लिखने लगी और उनके जो बच्चे थे उन्होंने ऊपर से बताया कि कितने सारे प्लेन्स होते हैं, तो उन्होंने भी लॉज़ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में लिखा है कि जो 7 जो प्लेन है उसके अंदर भी डिवाइडेशन है। 7 प्लेन्स में डिवाइड कर रखा है हर एक प्लेन को। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी जो स्थूल है, काम है, मनस है, बुद्धि है, आत्मा है, इसमें भी द फॉर्मेशन ऑफ द सब प्लेन्स होता है। So, can you show the picture on the screen? Uh, host. So, I think आपको एक दिखा दिया जाएगा कि ये जो फील्ड ऑफ इवोल्यूशन है yes, please show the pic. तो कैसे-कैसे हमारे जो ये फॉर्मेशन ऑफ सब प्लेन्स बनते हैं, जिसको कि हम आम नॉर्मल जब हम बॉटनी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे प्लांट्स की, एनिमल्स की जो स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब जो प्लेन्स हैं इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी इनको बहुत अच्छे तरीके से अगर हम डीपली जाएँगे तो बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे ये फॉर्मेशन ऑफ सब प्लेन्स जाते हैं और धीरे-धीरे उस स्थूल जगत से काम जगत में आते हैं, डिज़ायर यानी कि हमारी विल होती है
उसके बाद फिर वो मनस में आते हैं, उनकी कुछ डिज़ायर के बाद उनका खुद का जो ईगो सेल्फ वो डेवलप होने लगता है और उसके बाद फिर बुद्धि डेवलप होती है और बुद्धि के बाद फिर जो आत्मा है, उसका विस्तार ज़्यादा होता है और नीचे जो 3 जगत हैं, स्थूल और काम और मनस जगत है, उसमें जो कॉन्शसनेस है वो लिटिल बिट श्रिंक होती है, ज़्यादा विस्तार से वो अपना काम नहीं करती है, बिकॉज़ उसके साथ मैटर का जो संबंध है, वो ज़्यादा होता है। तो हमें ये जो एस्पेक्ट है, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से अगर हम जानें, तो जो सोलर सिस्टम जब आया था, तो उससे पहले हमारे जो 2 प्लेन हैं और जो 2 प्लेन हैं, आदि प्लेन और अनुपादका प्लेन। आदि प्लेन मीन्स द बिगिनिंग ऑफ द डिवाइन लाइफ और अनुपादका मीन्स कि देयर इज़ नो शीथ, जहाँ से मोनाड्स की शुरुआत होती है। जैसे ही एक स्पार्क ऑफ लाइट आया और स्पार्क ऑफ लाइट के बाद जैसे ही वो शीथ में फॉर्मेशन हुआ, तो इनविजिबल टू द विजिबल यूनिवर्स जो हुआ, वो आदि और अनुपादका के बाद हुआ। तो हमें यहाँ से हमारे जो जीवन की एक इनविजिबल यूनिवर्स से विजिबल जो एक दृश्य ब्रह्मांड है, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, हम वो पूरा ब्रह्मांड देखते हैं जो हमें प्रकृति चारों तरफ दिखाई देती है, वहां से इसकी शुरुआत होती है आदि और अनुपादका के बाद। तो इसमें इन्होंने 3 पार्ट बताए हैं कि जो फील्ड ऑफ लॉगिक मैनिफेस्टेशन, फील्ड ऑफ सुपर नॉर्मल इवोल्यूशन, फील्ड ऑफ नॉर्मल ह्यूमन, एनिमल, वेजिटेबल, मिनरल, एलिमेंटल इवोल्यूशन। तो जो थर्ड पार्ट है, इसमें नॉर्मल जो फील्ड ऑफ नॉर्मल इवोल्यूशन है, जो फील्ड ऑफ इवोल्यूशन है नॉर्मल, नॉर्मल ह्यूमन का इवोल्यूशन, नॉर्मल एनिमल का इवोल्यूशन, ये सब बहुत ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही ह्यूमन को अपनी कॉज़ल बॉडी के बारे में जानकारी शुरू होती है और उसको ये पता है कि हाउ टू यूज़ माय ईगो सेल्फ, जैसे कि थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय में भी बताया है कि जो हमारा मणिपुर चक्र है, जो हमारा ईगो सेल्फ के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा सेल्फ एस्टीम के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हमें अवेयरनेस के साथ अपना बिहेवियर करना है, अपना कैरेक्टर डेवलप करना है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। कितने सुंदर-सुंदर उसमें एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्थर पॉल ने बताया है कि जब आपकी कॉज़ल बॉडी आ गई, आपका ईगो सेल्फ आ गया, उसके दोनों की रिलेशनशिप में तुम अपनी कॉज़ल बॉडी को कितना सुंदर बना सकते हो। तुम्हारी जो डिज़ायर्स हैं, तुम्हारी विल है, विज़डम है और जो एक्टिविटी है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से तुम अपनी उस लाइफ़ को जो डिवाइन लाइफ़ है, जिसमें कि अभी मेंटल पार्ट है ही नहीं, मनस नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि आदि और अनुपाद का प्लेन में कहीं आत्मा, बुद्धि, मनस, काम, स्थूल का कहीं कहीं कोई रिलेशन नहीं है। बट जैसे-जैसे आत्मा और बुद्धि और मनस मनस आ जाएगा, तुरंत हम उसके साथ मिस इंटरप्रिटेशन शुरू करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को एक अलग तरीके से अलग राह पे ले जाते हैं। और हम नॉर्मल एक सोसाइटी में देखते भी हैं कि कुछ की पर्सनैलिटी कैसी होती है, कुछ की पर्सनैलिटी कैसी होती है, कुछ क्राइम करते हैं, कुछ कास्ट में रहते हैं, कुछ क्रीड से बाइस्ड रहते हैं। पता नहीं अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ बन जाती हैं, जिसको कि बाद में फिर हम साइकोलॉजी में या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके बहुत मुश्किल से हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते। क्योंकि इसमें इस बुक में ये भी बताया है कि जो एक एटम है, वो पता नहीं अनगिनत तरीके से अपना रिस्पॉन्स देता है अगर एक एटम की वाइब्रेशंस देखें तो। जब मैं इस बुक को पढ़ रही थी और इस चैप्टर को मैंने जब पढ़ा आने वाले नेक्स्ट चैप्टर को, तो उसमें बताया कि जो एक एटम है, एक 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 जो एटम है, उसकी जो एनर्जी है, वो मल्टीपल टाइप से अपना रिस्पॉन्स बाहर फेंकता है। तो अब अगर आप देखिए कि अगर एक छोटी-सी छोटी चीज़ भी अगर मान लो मैं दुखी होती हूँ या गुस्सा करती हूँ या मैं मेरे अंदर एक जेलस है या ग्रीड है, तो मेरे मॉलिक्यूल्स और एटम्स किस तरीके से इकट्ठे होंगे, किस तरीके से फ्लो करेंगे, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, वो किस तरीके से मेरी फिज़िकल बॉडी को अफ़ेक्ट करेंगे। ये सब चीज़ें और कैसे-कैसे इफ़ेक्ट करने के बाद मेरी कॉज़ल बॉडी, मेरा कारण शरीर कैसे निर्माण करेगा उस ईगो के साथ मिलके, तो इट इज़ अ बिग स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। और हम पल भर में जब मेडिटेशन में आते हैं,
तो हमें एक जंप लगता है, हम एक लीप आती है और उस लीप में हम अपने आप को समझ पाते हैं कि यस वी आर द पार्ट ऑफ द दिस यूनिवर्स। हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। हम नथिंगनेस की तरफ अपने आप जाने लगते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। हम उस ब्रह्मांड को आराम से जान सकते हैं। ये बुक अगर हम इसको डिटेल में, इसकी सीरीज को अगर हम देखेंगे तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जो ब्रह्मांड है इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक, हमेशा बदलता रहता है। मिनरल से प्लांट में, प्लांट से एनिमल से में, और एनिमल से इंडिविजुअल में, और उसके बाद फिर बहुत आगे का सफर है हमारे पास। सेम इसी तरीके से मिनरल टू मिनरल भी जाते हैं, प्लांट टू प्लांट भी कितनी सारी स्पीसीज हैं। चीड़ के पेड़ हैं जो कितने सालों तक नहीं टूटते हैं, लेकिन एक मूली है जो 6 महीने में खत्म हो जाती है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, द फील्ड ऑफ इवोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे हम एक और पिक दिखाएंगे आपको। जो नेक्स्ट पिक है, कैन यू शो द पिक, नेक्स्ट वन? That is the response of the matter, I think. Response of the matter, and uh, that one the site of the marked out. तो हम इस चैप्टर को यहीं पे इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि कैसे आप एक एक चीज का कैसे डेवलपमेंट होता है, एक सेल्फ का कैसे डेवलपमेंट होता है, एक पुरुष का कैसे डेवलपमेंट होता है, एक जीवात्मा का, एक मोनाड का कैसे डेवलपमेंट होता है। तो इसमें अगर हम उस पिक में जाते हैं तो मैं चाहूंगी कि एक पिक देखें हम। तो एक पिक है, सपोज कि आप देखिए, एक पिक है, एक सर्कल है। सपोज एक एक सर्कल हमने बनाया, और उस सर्कल का जो एरिया का डिमार्केशन है, जो एक डिमार्केशन है, सबसे पहले जो डिमार्केशन, आकाश जो स्पेस है, वो एक डिमार्केशन एक डिजाइन करता है। मान लो एक लीफ है, उसका एक एरिया निर्मित हो गया, एक सीड है उसका एक एरिया निर्मित हो गया, एक प्लांट कितना बढ़ेगा उसका एक एरिया निर्मित हो गया, या मेरी ही बॉडी में मेरा जो लिवर की सेल्स हैं, मेरी पेनक्रियास की सेल्स हैं, उसका एक एरिया डिफाइन हो जाता है एट द ग्रास रूट लेवल। सेम इसी तरह से सृष्टि का भी निर्माण होता है, और उसमें हम एक सर्कल के रूप में, उस सर्कल के रूप में हम उसकी साइट, सबसे पहले इनविजिबल से जब विजिबल यूनिवर्स की स्थापना होती है, वो तो हम उससे उसमें सबसे पहले उस साइट का डिजाइन होता है। जैसे कि मेरा जन्म कहाँ पे होगा, मैं कौन से कहाँ पे किस देश में जन्म लूंगी, किस समय जन्म लूंगी, और उसके बाद मेरी फैमिली कौन होगी, ये सब कुछ जो डिजाइन है, ये एक बेसिक यूनिट मोनाड के वहीं पर ही हो जाता है। लेकिन वो कहीं उसमें ईगो अभी नहीं आया है। वो दैट इज द प्योर डिवाइन लाइफ, दैट इज द प्योर 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 डिवाइन लाइफ। जब वो सर्कल एक डिमार्केशन हो गया कि यस दिस इज द एरिया यू हैव टू ग्रो फ्रॉम हियर, उसके बाद एक पॉइंट के रूप में, यानी कि न्यूक्लियस के रूप में, वहां से उस उद्गम का वो उत्पत्ति होती है, जहां से हम एक इनविजिबल यूनिवर्स से उस विजिबल यूनिवर्स की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन करते हैं। उसके बाद फिर वो जो पॉइंट है वो 3 दिशाओं में जाता है, और वो 3 दिशाओं में जाके उस सर्कल के चारों तरफ वहां पे उसको पॉइंट आउट करता है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। हमें फ्रेंड्स ये याद रखना है कि दैट इज द प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जब एक एरिया डिवाइड होता है, उसके बाद वो बिंदु है, उसके बाद फिर वो 3 हिस्सों में उस सर्कल को जाके टकराता है, और उसके बाद फिर वो वहां से वापस आता है, जिसको कि ऑर्थर पोल ने यहाँ पे लोगो बोला है, लोगस बोला है, कि दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वो जो कॉन्शियसनेस है वो अपने एरिया को डिमार्क करती है।
सपोज़ कि मेरी अगर लिवर की सेल्स हैं या आरबीसी की सेल हैं, तो वो इतना तो नहीं बढ़ जाती कि वो बढ़ती रहती है, नहीं, देयर इज़ ए डेफिनिट और लिमिटेड स्पेस, उस लिमिटेड स्पेस में उसका लिमिटेड प्लाज़्मा है, उसके बाद उसकी अलग-अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं। तो सेम इसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड में पूरे तरीके से एक छोटी-छोटी चीज़ें भी डिफाइंड हैं। वो जो छोटी-छोटी चीज़ें डिफाइंड हैं, वही मोनाड के रूप में नीचे आती हैं, नीचे आके उसका फील्ड ऑफ इवोल्यूशन इन द विज़िबल यूनिवर्स वो शुरू होता है। बहुत डीप स्टोरी है, जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे कभी आयुर्वेदा में जब मैं आयुर्वेदा पढ़ती थी तो मुझे वो तन्मात्राओं की बात करते थे कि 5 तन्मात्राएँ होती हैं, सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के बाद फिर हम स्थूल शरीर के ऊपर हमारा सूक्ष्म शरीर का ही रिफ्लेक्शन होता है। ये बात मुझे कभी भी समझ नहीं आई थी। लेकिन अब जब मैंने ये बुक पढ़ी आज से 4 इयर्स बैक, तब मुझे समझ आया कि यस, अ, कभी-कभी सोचती थी कि जो पत्ते हैं ये इससे ज़्यादा लंबे क्यों नहीं होते? इनका ऐसा डिज़ाइन क्या है इस चीज़ में? क्या उसमें एक रहस्य छुपा हुआ है? तो दैट्स व्हाई इन्होंने मतलब ऑर्थर ही पॉल ने यूज़ किया है कि दैट इज़ द ओकल्ट साइंस, रहस्यमयी साइंस। लेकिन मेडिटेशन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से हम इस ओकल्ट साइंस को, पूरे ब्रह्मांड को डीपर लेवल पे हम समझ सकते हैं। फिर हम चलते हैं कि फ्रेंड्स आगे कि फंडामेंटल जो एस्पेक्ट हैं, उस सर्कल पर आके जैसे ही मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं कि एक द कॉस्मिक क्वार्टरनरी, अ, उन्होंने एक वर्ड दिया है कि जो ये एक सर्कल है उसके अंदर वो कैसे मिलते हैं और उसके बाद उसमें कैसे वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और उस वाइब्रेशन के बाद उस कॉन्शियसनेस के बाद वो मैटर में कैसे कन्वर्ट होती है। कॉन्शियसनेस और मैटर यानी कि जो हमारी चेतना है और जो स्थूल है, ठोस चीज़ है, उन दोनों का मिलन होता है और वो जो मिलन है उसी को जीवात्मा बोल के, मोनाड बोल के या पुरुष बोल के और सेल्फ बोल के इस तरीके से अलग-अलग ने अपने-अपने तरीके से उसको डिफाइन किया है। अब हम आते हैं आगे, एक नेक्स्ट पिक है, जो फिर से मैं चाहूँगी कि एक नेक्स्ट पिक है, जिसमें फिर से वही सर्कल है, जो है हमारी मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैटर। जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम एक मूली का पत्ता लेते हैं और अगर हम एक पालक का पत्ता लें, एक हम धनिये का पत्ता लें, एक हम नीम का पत्ता लें और एक हम गुलाब का पत्ता लें, तो तीनों के जो लीव्स हैं, उनकी अलग-अलग डिज़ाइनिंग है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन ऑफ मैटर है विद द कॉन्शियसनेस, उसका जो डिजाइन है, उसकी भी शुरुआती जो चीज है, वो जो शुरुआत है, वो भी वहीं से मोनाड से शुरू होती है कि वो अपना एक बेसिक फंडामेंटल डिवाइन लाइफ डिजाइन करता है स्टार्टिंग में ही। तो हमें अब मैं जब लीव्स को देखती हूँ, प्लांट्स को देखती हूँ, फ्लावर्स को देखती हूँ, तो मुझे बात समझ आती है कि इट इज़ अ डिवाइन प्लान ऑफ द डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ मीन्स द इनविजिबल एंड द विजिबल सोर्स बोथ आर टुगेदर। जो हमारे सामने उस यूनिवर्स जो दिख रहा है, उसमें इनविजिबल भी दिख रहा है और जो विजिबल है, वो भी दिख रहा है। तो जो क्वांटम नेचर ऑफ यूनिवर्स है, वो बहुत ईज़िली तरीके से समझ आ जाता है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए वेरी वेरी डीप सब्जेक्ट, जिसको हम बहुत सूक्ष्म रूप से और बहुत आराम से, बहुत सुकून से इस सब्जेक्ट को समझेंगे। मैं फिर से वही एग्जांपल लेती हूँ कि नीम की पत्तियां हैं, गुलाब की पत्तियां हैं, मूली की पत्तियां हैं, धनिया की पत्तियां हैं, सबका अलग अलग डिजाइन है, सब अलग-अलग तरीके से, लेकिन डिजाइनिंग की जो शुरुआत होती है, वो एक ही तरीके से होती है। वो तरीका क्या है कि पहले सर्कल बनता है, एक एरिया डिमार्क होता है, उसके बाद फिर पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट के बाद फिर उसके बाद जैसे ही वो पॉइंट आएगा,
और उसके बाद उस स्फीयर के अंदर वो ऐसे सर्कल लगाता है, वो अपना एक डिमार्केशन देता है कि यस नाउ द टाइम इज टू डिवाइड लाइक दिस, फर्स्ट इज द सर्कल लाइक दिस एंड आफ्टर दैट ऑन द राइट एंगल इट डिवाइड्स. सो दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैटर, कि कैसे वो कॉन्शियसनेस और मैटर दोनों मिलके आपस में काम करते हैं, और काम करने के बाद एक हमारे पास एक विजिबल यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की स्थापना होती है. तो ये हमारा हुआ रिस्पॉन्स ऑफ मैटर. शायद आपको ये जो पिक्स हैं जो पीएमसी हिंदी है वो इन पिक्स को आपको दिखा देगा. एंड इन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड दिया है कि विर्जिन मैटर ऑफ स्पेस. विर्जिन मैटर मतलब टोटल नया, हमेशा नया, एक नई चीज, न्यू डिवाइन लाइफ हमेशा एग्जिस्टेंस में आती रहती है, बढ़ती रहती है, आगे चलती रहती है. यूनिवर्स इज नॉट स्टेटिक, अगेन आई एम सेइंग. और हम क्या सोचते हैं, जब ईगो सेल्फ में चिपके हुए होते हैं, हम सोचते हैं कि धरती पे यहीं पे हम अपना घर बना के शायद परमानेंटली हम यहीं रहने वाले हैं. बट लाइफ इज नॉट स्टेटिक, नॉट इन मिनरल किंगडम, not in plant kingdom, not in animal kingdom, not in human kingdom. Life is not static. It is always in a circle of dynamism. हमेशा चलती रहती है. तो फ्रेंड्स, हमें इस एनवायरनमेंट में अपने प्लांट्स, अपने एनिमल्स और अपने बर्ड्स किंगडम, इन सब का प्रोटेक्शन का जिम्मेवारी हमारा इस ह्यूमन किंगडम का है. और अगर हम इस कॉजल बॉडी और ईगो को बहुत इजीली समझ लेंगे, तो ये कारण शरीर से भी, इस कॉजल बॉडी से भी मुक्त हो जाएंगे और हमारे कॉस्मिक सेल्फ बनेगा, जिसको हम होलनेस बोलते हैं. कि यस, आई एम इन एवरीवन एंड एवरीवन इज इन मी. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वननेस एंड द होलनेस. द अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. कॉजल बॉडी अगर हम लेकर आए हैं तो इसका कोई ना कोई तो काम है जिसको हमें खत्म करके यहाँ से जाना है. तो ऐसे हमारे इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, और इस ब्रह्मांड की शुरुआत में सबसे पहले डॉट 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 एक और पिक है, आपको दिखाई जाएगी. और उसके बाद फिर लाइंस जैसे अनुपादका, और आदि और अनुपादका के बाद फिर हम आत्मा और बुद्धि और मनस और कामा और स्थूल, इस तरीके से हम सेवन प्लेन्स की जर्नी हम ऐसे करते हैं. तो ये दोस्तों हमारा यहाँ का जो सफर है कि कैसे एक मोनाड से आगे हमारा जो एक लोगोस लोगस बोला है कि एक पॉइंट से शुरू होके और वो पूरे पूरे ब्रह्मांड में जब फैलता है, तो द पॉइंट इज कॉल्ड फादर. थियोसॉफिकल सोसाइटी उस पॉइंट को फादर बोलती है. और उसके बाद फादर के बाद जो पॉइंट से रेज निकलती हैं अलग अलग, उसको सन बोला गया है. दैट इज द डायमीटर, दैट इज द वाइब्रेशंस, जो किरणें फैलती हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द सन. जब आप ये पिक्स देखेंगे तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यस. और तीसरा उन्होंने बोला है कि द क्रिएटिव माइंड. Creative mind means the universal mind means in the surrounding the activities are present in our surrounding. If my behavior is not good, so we say in the epigenetics also that if the environment is not good, so automatically the cell will die or the organs will not work. In the same way हमारे ब्रह्मांड में भी जो एक क्रिएटिव माइंड है, जो यूनिवर्सल माइंड है, वो पड़ा है. एंड वी एक दूसरे के साथ हमारा एक बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है. तो अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स चैप्टर 3 की तरफ. जो चैप्टर 3 है उसमें उसका नाम है द कमिंग फोर्थ ऑफ द मोनाड्स. कि आगे ये जो यूनिट है मोनाड यानी कि जीव आत्मा आगे कैसे कैसे बढ़ती है. तो ये जो जीव आत्मा है इसमें अब थर्ड लोगोस मतलब द क्रिएटिव माइंड की बात आएगी.
कि ये जब अगर हमें आगे जो इवोल्यूशन होता है उसमें ईगो का बहुत गहरा रोल है। बिना ईगो उस कॉज़ल बॉडी के जाए, आगे उसका इवोल्यूशन होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी ही डिज़ायर्स हैं, हमारी ही विल है, हमारा ही विज़डम डेवलप होता है और हम ही एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद फिर हम ही छोड़ देते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो बुक है उसमें उन्होंने लिखा है, उनकी जो बुक का नाम है द ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ कि यू ब्रेक योर ऑल पैटर्न्स। कैसा बोलते हो, कैसे खाते हो, कैसे बैठते हो, ये सब चेंज कर दो। बिकॉज़ इफ यू वांट टू चेंज योर जीन्स एंड जनरेशंस, सो यू हैव टू ब्रेक योर ऑल द पैटर्न्स। इन द सेम वे यहाँ पर भी अगर हम अपना इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन टू सुपर ह्यूमन इवोल्यूशन और द सुप्रामेंटल आर्कीटाइप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो हमें बहुत अवेयरनेस के साथ अपनी ईगो और कॉजल बॉडी के साथ हमें जीना होगा। जिससे हम अपनी अ, सोल इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन को एक बहुत अच्छा एक एक जनरेशन डेवलप कर सके और ये टाइम जो कोरोना का पीरियड चल रहा है अभी, उसमें जो हमारे माइंड के पैटर्न्स हैं वो ऑटोमेटिकली टूट रहे हैं। क्योंकि बहुत सालों से, बहुत जनरेशन से वी आर स्टक इन मटेरियलिज्म, वी आर स्टक इन करप्शन, वी आर स्टक इन casteism, we are stuck in creed, cult, so many things we are stuck up. तो अभी ये सब ब्रेक होने वाला है, सब ब्रेक हो रहा है और हमें इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानना है कि जो हम ये कॉजल बॉडी यहाँ पर इस धरती पे, इस एनवायरनमेंट में, इस मदर अर्थ पे लेके आए हैं, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉजल बॉडी। ठीक है, हमने पिछली इन्कार्नेशंस में बहुत कुछ किया होगा, बट नाउ इज़ दिस टाइम वी आर अवेयर एंड दिस इज़ द न्यू बर्थ फॉर एवरीवन। एक नया जन्म है यहाँ पर। अगर हम मेडिटेशन, स्वाध्याय, साजन संगत और साथ में अगर हम बुक्स पढ़ के और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, तो इट इज़ अ बिग रिवॉल्यूशन फॉर द होल ह्यूमैनिटी। तो हमें अब हम आगे चलते हैं और हम आगे चलने के बाद मैं फिर से एक वही श्लोक बोलूँगी दोबारा से कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। द आउटर वर्ल्ड, द इनर वर्ल्ड इज़ ऑलवेज़ कंप्लीट। तभी हमें ब्रह्मांड अगर हम इज़िली आराम से देखते हैं, तो हमें समझ आ जाएगा कि वो बाहर और अंदर से पूर्ण है। और जो भी कुछ बाद में बचता भी है, मृत्यु के बाद भी अगर हम चले जाते तो भी वो सृष्टि पूर्ण है और वो उसमें मिल जाती है, तो भी वो पूर्ण हो जाता है। तो हमें दोस्तों आज हम इतना ही करेंगे और यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं कि अब हम इतना समझ गए कि नेक्स्ट एपिसोड में आने से पहले कि मोनाड क्या होता है, हम बार-बार अपनी कॉज़ल बॉडी और ईगो के साथ हम मिल के कैसे हम साइकिल्स ऑफ रीइन्कार्नेशन में चले जाते हैं और कैसे ये ब्रह्मांड इनविजिबल से विजिबल बनता है और विजिबल जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, जो दिख रहा है हमें, स्थूल जगत, इस स्थूल जगत में वो जो चेतना जगत है, आदि और अनुपादका से कैसे धीरे-धीरे सृष्टि का आगे निर्माण होता है और वो निर्माण होने के बाद कैसे-कैसे हम एक मिनरल किंगडम से, एलिमेंटल किंगडम से फिर हम प्लांट किंगडम में कैसे आते हैं, एनिमल किंगडम में कैसे आते हैं और उसके बाद हमारा इंडिविजुअल सोल कैसे डेवलप होगा, द कॉज़ल थॉट कैसे बनेगा होगा, फर्स्ट टाइम वो कैसे कॉज़ल बनेगा, तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम अ, आगे लेंगे। तो आज हम इस सीरीज़ का जो फर्स्ट पार्ट है, वो हम यहीं करते हैं और मैं अपने फिनिश करते हैं और मैं अपने सभी पिरामिड मास्टर से, सीकर से और सभी दर्शकों से
अ अ, धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जो ये सीरीज़ है इसको आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर टू अंडरस्टैंड द कॉज़ल बॉडी एंड द ईगो, आप ज़रूर से ज़रूर इसको देखिए और देखने के बाद जो हमारे पीएसएसएम के प्रिंसिपल्स हैं, कि कैसे हम अहम ब्रह्मास्मि अ, वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे और इस कॉज़ल बॉडी को भी जानने के बाद हमें कैसे छोड़ के हमारी जो नेक्स्ट 6 और 7 बॉडीज़ हैं, द कॉस्मिक बॉडी एंड द निर्वाणिक बॉडी, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ये एक बहुत लंबा सफ़र है फ्रेंड्स, और इसको हमें डीपर लेवल पे जानना है। तो मैं सभी पिरामिड मास्टर से, फ्रेंड से अ, थैंक यू सो मच कि मुझे पीएमसी हिंदी चैनल ने मौका दिया कि मैं इस बुक की शुरुआत कर सकूँ, और बिकॉज़ आर्थर ई पोवेल इज़ माय फेवरेट ऑथर एंड इन द सेम द रुडोल्फ स्टीनर आल्सो, क्योंकि दोनों ने वेजिटेरियनिज़्म के ऊपर और एक एक डीपर सब्जेक्ट उन्होंने पकड़ा कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं। और कैसे-कैसे ये जो ग्रुप सोल्स हैं और ग्रुप सोल्स कितनी प्यारी होती हैं, और उसके बाद फिर हम कैसे आगे जाते हैं और उसकी कुछ-कुछ जो क्वालिटीज़ हैं, जो लोअर 3 प्लेन्स में हमारी कुछ-कुछ जो चीज़ें हैं, वो हमारे अंदर पहले से ही रहती हैं जब हम कभी उस प्लेन में थे। तो ये सब चीज़ें हम ये जानने के बाद मेरी लाइफ़ में बहुत बदलाव आया, और मेरा एक एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ बहुत गहरा रिश्ता डेवलप हो गया। तो अंत में समाप्त करने से पहले मैं कहूँगी कि जो एक बुक मैंने और इसके साथ-साथ मैं पढ़ रही थी, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, रिटन बाय पीटर टॉमकिन्स एंड क्रिस्टोफर बर्ड। ये बुक भी बहुत-बहुत सुंदर है। बहुत गहरी बुक है कि अगर एक प्लांट्स के साथ आप बैठते हो, तो उसकी वाइब्रेशंस, उसकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स और उसकी फीलिंग्स, उन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। तो उन्होंने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि यस, प्लांट्स के पास भी वो परसेप्शंस होती हैं। वो हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, हमारे माइंड है, उसको रीड करते हैं और उसके हिसाब से वो हमारे साथ बिहेव करते हैं। और अगर जनरली एज़ ए आयुर्वेदा डॉक्टर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हम मेडिसिन्स जनरली यूज़ करते हैं, तो यूज़ करें भले ही, बिकॉज़ प्लांट्स हमारे लिए ही हैं। हमें प्लांट्स का रिस्पेक्ट करना है। लेकिन हम उस उन प्लांट्स को, उस मेडिसिन्स को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ ना करें। हाँ, अपने घर में ही किचन गार्डन बनाएँ, और एनेस्थीसिया ने एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट दे दिया है कि आप अपनी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हो। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें एनेस्थीसिया ने भी अपने वॉल्यूम्स में बताई हैं। तो हम फ्रेंड्स प्लांट्स का रिस्पेक्ट करें, उसको कमर्शियलाइज़ेशन में ना जाके प्लांट्स को उगाएँ और उसको फूड के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे उनको हम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम 10 मिनट्स का मेडिटेशन करते हैं, और मैं चाहूँगी कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो सब धीरे से अपनी आँखें बंद करें, हाथ में हाथ रखें, पैरों को क्रॉस कर लें और पूरे तरीके से अपनी बॉडी की सेंसेशंस को महसूस करें। फीलिंग ऑफ योर फिजिकल बॉडी सेंसेशंस, आपकी बॉडी के स्पंदन, द रिस्पॉन्स ऑफ योर एटम्स, molecules, tissues, organs, and the whole body। कैसे-कैसे आप अपनी बॉडी की सेंसेशंस को सिर से लेके पैर तक पूरे तरीके से रिलैक्स होते हुए महसूस करते रहें।
यही बॉडी सेंसेशंस के बाद धीरे से अपनी सांसों पर आ जाइए। यू जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नॉर्मल, नेचुरल, सॉफ्ट, टेंडर ब्रेथ। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जैसे जैसे आप सांस अंदर लेंगे, वैसे वैसे आपकी पूरी वाइटल एनर्जी आपके पूरे वाइटल ऑर्गन्स में पहुंचती रहेगी। और जैसे जैसे आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके बाद डीपर लेवल पे आपकी सेल्स, एटम्स, सटल से सटल पार्ट ऑफ योर ऑर्गन्स, वहां तक आपकी वाइटल एनर्जी पहुंचेगी। सिर्फ एक ही सूत्र है, एक ही मेडिसिन है सभी बीमारियों की, और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द fundamental medicine for to becoming healthy being. स्वस्थ चाहिए, होलिस्टिक हेल्थ चाहिए, तो मेडिटेशन इज द की। बहुत ही सिंपल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड यू जस्ट कनेक्ट विथ द साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। जैसे जैसे आप सांस लेंगे, वैसे वैसे आपकी जो वाइटल एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी और आप अपने सभी शरीरों के साथ कनेक्ट होने लगेंगे। एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, causal body, supracausal body, and cosmic body, the nirvanic body. You will connect with your all bodies with just observing your breathing. Breathe in and breathe out. किसी भी तरह का विचार आता है या विचारों की अलग अलग कतार आने लगती है, तो फिर से अपने विचारों को छोड़कर अपनी सांसों पर आ जाइए। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में गहरे उतरते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपनी ही खूबियों को, अपनी ही क्वालिटीज ऑफ योर डिवाइन सेल्फ, योर डिवाइन लाइफ के बारे में जानते जाएंगे। योर क्वालिटीज, गुडनेस,
wholeness, oneness, beauty, joy, forgiveness. कितनी ही क्वालिटीज आपके अंदर पड़ी हैं। उन सब चीजों को अगर आप जानना चाहते हो तो मेडिटेशन, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, everyday practice of meditation संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए। अपने ही शरीरों के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, अपनी ही सराउंडिंग्स में, अपने रिलेशनशिप्स with the plants, with animals, अगर हम गहराई के तल पे इन सब चीजों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेडिटेशन ही एक ऐसी चाबी है जिससे हम उस होलनेस की तरफ, उस जर्नी ऑफ इनफाइनाइट की तरफ जाकर पूरे ब्रह्मांड और इस सृष्टि के सृजन को जान सकते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में गहराई में उतरते जाते हैं वैसे वैसे वाइटल एनर्जी हमारे वाइटल ऑर्गन्स को जैसे एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर फिजिकल बॉडी के अंदर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं इनकी ग्रोथ सही करने लगता है और सारी बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। द फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ सब हमें मेडिटेशन से मिल जाता है। जो भी कुछ अगर हम जानना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना है। फ्रेंड्स, अपने होमवर्क को कभी मत भूलना। यही होमवर्क है कि हर रोज हमें मेडिटेशन करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन संगत करना है। धीरे से हम अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। एक नए चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट सीरीज में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।